नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सपा की कवायद जातियों की महापंचायत। चुनाव कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले जातियों की जमावट काफी मायने रखती है और यही वजह है कि कोई भी सियासी दल बिना जातियों की जमावट के अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ ही तमाम क्षेत्रीय और छोटे दलों ने जातियों के मुद्दों को जमकर हवा दी, जिसके परिणाम भी देखने को मिले। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव की चुनौती है, तो जातियों के समीकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कवायद तेज कर दी है। इसमें दूसरे नंबर की पार्टी सपा सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी राजधानी लखनऊ में 17 जातियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर महापंचायत करने जा रही है। उन्होंने की भी है और इसका नेतृत्व अखिलेश यादव ने किया। हर लोकसभा क्षेत्र पंचायतों के लिए इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप को दी गई थी। राजपाल कश्यप की कश्यप, निषाद, भिंड, केवट, मल्लाह, डिमर, बदनपुरा, हारमोनिया, मांझी, कुमार, प्रजापत, बलराज 17 जातियों को पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति परिभाषित करने के लिए सपा की सरकार ने केंद्र को 2 बार प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब इसको समाजवादी पार्टी संबंधित जातियों के बीच फिर से मुद्दा बनाना चाहती है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर 17 जातियों को गोलबंद रखना चाहती है। 17 जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का प्रस्ताव देकर सियासी लामबंदी फिर से करना चाहती है, जबकि अनुसूचित जाति में पहले से मौजूद जातियों ने इसका विरोध किया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या जातियों की गोलबंदी कर अखिलेश यादव योगी सरकार को 2024 में 80 सीटों वाले एक्शन प्लान पर पानी फेर पाएंगे? क्या अपनी रणनीति में अखिलेश यादव कामयाब होंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो देखते हैं। इन जातियों का हक अधिकार बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत छीनने का काम किया है। पहले हाई कोर्ट में फंसवा के रखा और फिर जब हाई कोर्ट में 5 साल से जवाब दाखिल करने नहीं गए, जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो जवाब दाखिल करने के बजाय उस शासनादेश को वापस ले लिया है, जो जिसकी वजह से निरस्त हो गया। उस शासनादेश के पक्ष में सरकार नहीं खड़ी रही, जिससे निरस्त हो गया। इन जातियों का हक अधिकार मारा गया है और इन जातियों को गुमराह किया। बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी भी कहते थे अनुसूचित जाति का लाभ देंगे। कुछ लोगों ने दल बना लिया इन जातियों के नाम पे और वो सरकार में है। समाजवादी पार्टी ये ओबीसी जातियों को लेकर के वो एक्चुअल में राजनीति कर रही है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 अक्टूबर 2013 को एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ओबीसी जो जातियां हैं इसका डिवाइडेशन नितांत आवश्यक है। उन्होंने बाकायदे परसेंटेज के आधार पर संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश की तत्कालिक समाजवादी सरकार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द आरक्षण का डिवाइडेशन करिए और डिवाइडेशन करके जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं उनको हर क्षेत्रों में अवसर देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करिए। ये अखिलेश यादव की सरकार में आदेश आया था और 2013 हो गया और 2022, इतने दिनों के बीच में अखिलेश यादव को ये बात समझ में नहीं आई। अखिलेश यादव झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये ओबीसी समाज को अखिलेश यादव फुटबॉल समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जब दोबारा सरकार बनी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद ने गठबंधन किया तो इस मुद्दे को लेकर के एक पहली शर्त रखी गई थी, लेकिन अमित शाह जी आए और मीटिंग करके चले गए। लेकिन आज तक कभी इन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कोई चर्चा नहीं की। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब मुखर है और समाजवादी पार्टी पुनः इसको लेकर के आंदोलन करेगी और इन तमाम पिछड़ी जातियों को केवट, कश्यप, बिंद, आदि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग तो 2024 के लिए सपा की जातियों की जमावट शुरू हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल साफ है कि बिना जातियों के, कहते हैं ना, वोट बैंक की जो राजनीति होती है, जातियों का उठापटक हमने हर इलेक्शन में देखा है। तो 2024 इससे कैसे अछूता रह जाता, कहीं ना कहीं होना था। अब ये बड़ी महापंचायत जो हुई है और आने वाले समय में जो तमाम चीजें इसके लिए की गई है, 2 बार प्रस्ताव रख चुके थे, केंद्र से खारिज हुआ है। क्या अखिलेश यादव इसको भुनाने में कह लीजिए या इसको जिस तरह से मुद्दा बनाकर सामने लाए हैं, क्या उसमें सफल
हो पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी की ये जो पूरी रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या एक चुनौती बनकर उभरेगी? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुभाषपा के प्रवक्ता हैं उमाशंकर राजभर जी। उमाशंकर राजभर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक पांडे जी आपसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये महापंचायत की है, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूं कि क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए, या फिर पहले भी आप 2 बार प्रस्ताव दे चुके हैं, केंद्र ने खारिज किया, ये जातियों की जो महापंचायत हुई है ये इस वक्त पे निकल कर क्यों आई? साहब देखिए, पहले तो पूरे मंच को राखी जी प्रणाम करते हुए, अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अनुमति लेते हुए, मैं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले 2010 से 20 तक के ओबीसी जातियों के आरक्षण के आंकड़े योगी जी ने मांगे थे 83 विभागों से, जिसमें कि 43 जिम्मेदार अफसरों की पहली बैठक अगस्त में होने वाली थी, 23 अगस्त को। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद एक बहुत स्पष्ट प्रारूप सामने आया है कि हमारे देश में जातिगत जनगणना 1931 में पहली बार जब इसके आधार पर सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी को मान्यता देते हुए जब जिस तरह से आरक्षण लागू किया गया, उसके बाद मंडल कमीशन आता है, उसके बाद इस देश में पहली बार एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 नीतीश कुमार जी जिन्होंने लागू किया। अब सबसे बड़ी बात जानने की ये है कि राखी जी हैं, मैं हूं, चाहे जो अन्य पैनलिस्ट बैठे हैं, ये जातिगत जनगणना जिस तरह से दिखाई जा रही है कि केवल ओबीसी वर्ग को आगे ला करके ओबीसी शब्द को ना, ये जातिगत जनगणना सवर्णों के लिए भी जरूरी है, ओबीसी के लिए भी जरूरी है, एससी के लिए भी जरूरी है, एसटी के लिए जरूरी है, अन्य जो जातियां हैं उनके लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि सरकारी नीतियां या सरकारी योजनाएं जो आती हैं वो किस प्रकार से, किस तरह से, किस जाति के लोगों को लाभान्वित कर रही हैं या कौन उससे वंचित रह जा रहे हैं, ये जानने का अधिकार हर जाति के लोगों को जरूरी है, क्योंकि सामाजिक समन्वयता के आधार पे वो कहां स्टैंड करते हैं, उनका समाज कहां खड़ा है, उनकी अपनी योगदान, अपनी भूमिका क्या है, ये जानने का अधिकार हर जाति को है। तो मुझे लगता है कि जो पहले भाजपा जो आज इसका विरोध कर रही है, जिस तरह से ये भूल गए कि जब इन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया था तो ओबीसी का मंत्रिमंडल बताते हुए, कई बार अपनी जातियों को प्रस्तुत करते हुए, और इन्होंने पहली बार जब नीट एग्जाम में ओबीसी आरक्षण दिया तो उसका इन्होंने सबसे बड़ा डंका बजा करके पीठ थपथपाया। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आज जातिगत जनगणना से इन्हें क्या दिक्कत है। इसी जातिगत मुद्दों को उठा करके तो इन्होंने सत्ता हासिल की। मोदी जी कितनी बार अपनी जाति स्वयं बता चुके हैं कि मेरे साथ भेदभाव किया गया ओबीसी के होने के नाते। तो यहाँ बात केवल एक वर्ग की नहीं है, यहाँ बात है हर जाति, हर वर्ग, हर आदिवासी जातियों को एक सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की परिधारा से जोड़ते हुए सभी को समान भूमिका में ला करके विकास की परिधि से जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए वापस होंगे। हरीश जी, बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है, मुझे बताइए कि क्या ये महापंचायत जो हुई है क्या एक चुनौती की तरफ देखे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इलेक्शन कोई भी हो, ये कहते हैं ना कि जो एक वोट बैंक होता है, जो जातियां होती है वो बहुत प्रभावित होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की महापंचायत महाढकोसला है, और ये ढकोसला जो है उत्तर प्रदेश, इनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। इस तरह के जात पात के गठबंधन को जोड़ने के ढकोसले और इस तरह के नुस्खे बहुत आजमा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने इसी ढकोसलों को जब 2017 में अंजाम दिया कांग्रेस का समझौता करके, फिर 2019 की लोकसभा में बहन मायावती के साथ इन्होंने समझौता करके कि दलित हमारे साथ आ जाएगा और हम दिल्ली कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। फिर 2022 में इन्होंने तमाम समझौते किए, लेकिन चूंकि ये जनता ने अपना विश्वास खो चुके हैं, जब ये 2012 से 17 के बीच इनकी सरकार रही तो जिस तरह से इन्होंने जंगल राज को साकार करने का काम किया, भ्रष्टाचार और घोटाले किए, उससे जनता इतनी त्रस्त आ गई थी, इनके कार्यकाल में इतनी भयग्रस्त हो गई थी कि आज भी 2012 से 17 के बीच की इनकी सरकार का भय उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में है। इस तरह से इसलिए ये जो ढकोसलेबाजी की राजनीति है ये कहीं परवान चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के ढकोसले करती है। यदि इनमें ईमानदारी होती तो जब यूपीए सरकार में ये दिल्ली में उनका समर्थन कर रहे थे और
कांग्रेस पार्टी इनका यहाँ समर्थन कर रही थी। अगर इनके अंदर कोई सच्चाई और ईमानदारी इसकी होती तो उसी समय इन्होंने उसको पास करा दिया होता। हरीश एक बात है, हरीश एक मिनट, ये महज एक चूरन चटनी जैसी इनकी वो है कि लाली पाप दिखा करके और हम इन जातियों का वोट किस तरह हासिल करें, ये सब सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे है। हर छोटी बड़ी चीज से आज बहुत दूरस्थ बैठा व्यक्ति भी बहुत पहले उसको त्वरित उसको जानकारी होती है। तो इनकी नीति और नियत को सब जानते हैं, इसलिए इस तरह का इन सब महापंचायतों का कोई अर्थ नहीं है, न इसका कोई लाभ इनको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्लान है कि 80 की 80 सीटें हमारे पास आ जाएं। जातियों की महापंचायत समाजवादी पार्टी कर रही है। सवाल वही है कि क्या सपा का जनाधार इन तमाम चीजों से बढ़ जाएगा। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक मिनट में वापस आती हूँ। उमाशंकर राजभर जी की भी प्रतिक्रिया आ जाए। उमाशंकर राजभर जी क्या कहेंगे, क्योंकि जहां तक सुभाषपा की बात करूं तो सुभाषपा का इस वक्त पे जो सब चीजें चल रही हैं पार्टी की, वो वैसे ही बहुत अलग अलग चल रही हैं और बहुत सारे आरोप कहीं ना कहीं लगाए भी गए हैं सपा पे। तो इस वक्त इन सब चीजों से कैसे निकलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को जो करना है, जो उनकी प्लानिंग है 24 के लिए, वो कर ही रहे हैं। राखी जी जरा इस आरक्षण की बात को जरा समझिएगा, क्योंकि जब बीती सरकार आई, मंडल आयोग जो लागू हुआ जब भी जो उस समय, और मंडल आयोग लागू होने के बाद जो है 90 से लेकर के 2002 में जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार आती है, उन्होंने 2007 में एक जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनके बल पे मुलायम सिंह सरकार आई हुई थी, और उसमें देखा गया था कि यह जातियां किन्हीं जातियों की समनामी जात है, किन्हीं किन्हीं स्टेटों में इनके जो पर्यायवाची जातियां हैं वह 80 में है। उसी को आधार बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसको अनुसूचित जात का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने भेजा डीआई के पास। लेकिन उसी समय जो है सपा की जो दिल्ली में जो सरकार थी, सपा समर्थित कांग्रेस की सरकार थी। अगर इनकी मंशा साफ रही होती तो वह उसको पार करा लिए होते और आरजीआई उसको खारिज नहीं करती। दूसरी बात मैं समझा रहा हूं, अगर सपा की नीयत साफ है इस बात को लेकर के, तो जो सबसे 2017 में आपने देखा होगा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, जो 27% आरक्षण है जिससे काट करके सपा हमेशा इन जातियों को निकालना चाहती है। जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि अगर इन जातियों को यहाँ से आप निकालते हो और निकालने के बाद अगर अनुसूचित में जात में जाते हो तो एक बड़ी आबादी यहाँ से निकलती है, वहां जाके आबादी बढ़ती है। जिस बात को लेकर के बसपा के जो है यानी अंबेडकर पुस्तकालय गोरखपुर के जो लोग हैं इसको कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद यह जो है स्टे मिल जाता है। स्टे वैकेट होने के बाद भी जब सपा सरकार दोबारा आती है, माननीय अखिलेश जी आते हैं, उन्होंने 2016 में इसको एक बार फिर भेजते उसी चीज को परिभाषित करने के लिए, इसको केवल परिभाषित करना है कि यह इन जातियों की समनामी जात है और इसको अनुसूचित में रख दिया जाए। लेकिन उनको इस बात का समझ नहीं है कि जब यह करना है, अन्य प्रदेशों में पूरे देश के 11-12 ऐसे स्टेट हैं, लेटेस्ट बिहार में हुआ है, जो 27% आरक्षण जिसको सामाजिक न्याय समिति कहते हैं, अगर आप 27% को ही बांट दिया जाए, पिछड़ा महापिछड़ा, लेकिन अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें यादव का हक मारा जाएगा, यादव नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज। अच्छा, मुसलमान की सबसे बड़ी राखी जगह और बात बता दूं, मुसलमान है भी, अभी तक तो बात आप कर रही थी कि जो ओबीसी जातियों में या मुसलमानों को भी ये बात नहीं मालूम कि हम ओबीसी में बहुत मुसलमान की जातियां हैं, जैसे इदरीसी है, दर्जी है, हजाम है, कुजरा है, चिकवा है, कुरैशी है। मुसलमान की बहुत जातियां ओबीसी में है। अगर सपा सरकार की नीयत साफ रही होती तो आप 27% आरक्षण का ही बंटवारा कर दिया जो आपके हाथ में, आप कर दीजिए उसको। लेकिन वह यह नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान को इनको आज वही बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब घूम करके पूरे प्रदेश में इस बात को लोगों को समझाए तो अति पिछड़ा, चाहे वह भर हो, राजभर हो, चाहे निषाद हो, केवट बिंदमला, कश्यप प्रजापति हो, वह इन बाकियों को समझ गया है। मुसलमान, कुरैशी और जो कुजरा है, जो दर्जी है, वो समझ गया है। तो यह
वहां से खिसक गया है कि पिछड़ा का समाजवादी से, और उनको पुनः लुभाने के लिए अखिलेश यादव की कोई नीयत नहीं है कि ये 24 से कुछ कर पाए, लेकिन उन जातियों को हमें लुभाने के लिए यह महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन यह जातियां इतनी सचेत हो चुकी है अपने हक अधिकार को लेकर के, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चाहे अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अति पिछड़ा अभी समझदार हो गया है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। ठीक है विवेक जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि जिन 17 जातियों की बात हो रही है, इनको अनुसूचित जाति में परिभाषित करने की जो बात है, या आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, या जो भी है जिसके लिए तमाम चीजें हो रही हैं, और पहले क्योंकि केंद्र ने खारिज भी किया, मैंने पहले भी बोला, तो ये भी एक सोचना होगा कि जिन 17 जातियों की बात हो रही है, आप अनुसूचित जाति में करना चाहते, तो पहले तो उस वर्ग को देख लीजिए कि वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, उन लोगों के लिए उतना काम हुआ है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना फायदा देखकर, देखिए दो बातें होती हैं, एक आपका इलेक्शन में फायदा बिल्कुल होता है, राजनीति में हर राजनीतिक दल देखता है, दूसरा होता है कि आप वाकई कितना ज्यादा चिंतित हैं इन जातियों के विकास और उद्धार के लिए। देखिए, मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि 1931 की जनगणना के दौरान आदिम जनजातियों को सूचीबद्ध करने का पहला प्रयास किया गया था, और इसके बाद भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत भारत के प्रांतों से पिछड़े जनजातियों की एक सूची भी बनाई जाती है। अभी मैंने सुना वरिष्ठ हैं कह रहे थे समाजवादी पार्टी पे आरोपों की लड़ी लगा दी, लेकिन ये बताना ये भूल गए कि जिन 17 जातियों की बात हो रही है, इन जातियों को प्रमाण पत्र ओबीसी समुदाय के जारी करने के लिए 4 जुलाई 2019 को योगी जी ने आदेश दिए थे, जिसे कि एक मंत्री ने असंवैधानिक करार दिया था, और हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई थी। लेकिन बात है कि अब गठबंधन नहीं है तो ये कहेंगे, मैं तो इसका प्रमाण दे सकता हूं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं, भाजपा के शीर्ष नेता बैठे हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था ढकोसला, बिल्कुल सत्य है। 2011 में गोपीनाथ मुंडे जी ने सदन में यह ढकोसला प्रारंभ किया था। आज मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो स्वर्गीय है, लेकिन राजनीतिक परिचर्चा की बात आई है तो एक उदाहरण पेश करता हूं कि 2011 में उन्होंने सदन में कहा था, क्योंकि ओबीसी में उत्तर प्रदेश में 234 जातियां हैं लगभग, और उन्होंने कहा था कि अगर हमने ओबीसी को सामाजिक न्याय की मांग अब नहीं की तो हम 10 साल इन्हें ओबीसी वर्ग को न्याय नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब भी बात जातिगत जनगणना की होती है तो नित्यानंद राय जी ने 20 जुलाई 21 को सदन में एक ही वक्तव्य दिया, केवल अनुसूचित जाति के अलावा SC ST की ही जातिगत जनगणना की जाएगी। और ये 17 जातियों को भी योगी जी जो ओबीसी में आते थे, इनको SC ST के परिधि में लाने की तैयारी में थे। चुनाव नजदीक आने दीजिए, आपको ये सब कुछ सार्थक और साकार होता दिखाई देगा। फर्क इतना है कि इनकी योजनाओं पे सेंध लग गई। समाजवादी पार्टी ने इस विषय को मुद्दा बना के पहले इनकी योजना पे सेंध लगा दी है। और सबसे बड़ी बात, हम तो ढकोसला कर रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे जी भी ढकोसला कर रहे थे क्या? ये परंपरा किसने शुरू की? जातिगत जनगणना के आधार पे जो आज हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इसका प्रारूप तो बहुत पहले तैयार किया जा चुका है। मोदी जी खुद कई बार मंचों से अपनी जाति बता चुके हैं, कई बार उन्होंने सामाजिक अन्याय की बात की है अपने प्रति स्वयं को लेकर के। और जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो ओबीसी का मंत्रिमंडल कौन कह के संबोधित कर रहा था? नीट परीक्षाओं में ओबीसी को जब पहली बार आरक्षण दिया गया, कौन उसकी पीठ थपथपा रहा था? तो मुझे लगता है, मैं इनसे गंभीर परिचर्चा की उम्मीद करते हुए गंभीर वक्तव्य का दृष्टिकोण अपना रहा था, लेकिन जिस तरह इन्होंने ढकोसले जैसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अपरिपक्वता वाला बयान था। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, हर जाति को ये जानना जरूरी है कि कैसे पहले 13% 15% जो सरकारी नौकरियों का हिस्सा हुआ करते थे, आज वो 3% 4% से सिमट के रह गए। और सबसे बड़ी बात, जातिगत आरक्षण, जातिगत वर्गों में बांटने की जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का प्रावधान कौन लाया था राखी जी? तो मुझे लगता है कि कुछ वक्तव्य देने के पहले अपने बगले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चैनल है। जब हम कुछ कहते हैं तो ये पूरी परिधि में जाता है। यहाँ बात आज अगर सामाजिक न्याय की होती, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ के, तो मुझे लगता है मैं भी इन वक्तव्यों से बचता। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है, यदि कुछ करना है तो कर सकते हैं, करने की मंशा होती है। यदि करना है तो कर सकते हैं, करने की मंशा होती है, कहने से कुछ नहीं होता। आज यदि इन 17 जातियों की बात हुई तो पहली बार नहीं है, पहले भी जब बात उठ चुकी है, जब प्रस्ताव जा चुका है, जब खारिज होके आ गया तो हो सकता था। अब खारिज हुआ तो ये उसके पीछे की बात है, क्यों हुआ, किस वजह से किया गया, क्या नियम में नहीं था, प्रक्रिया में नहीं था, ऐसे हम जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। हरीश जी, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ।
देखिए, मैंने इनकी महापंचायत को ढकोसला बताया। जो काज है भारतीय जनता पार्टी का, जो नेतृत्व जो कहता है उसको करता है, और हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी जाति वर्ग समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व और अधिकार देने की बात की और उनको सम्मान दिया, उनको सम्मानित जनप्रतिनिधि बनाया और सत्ता शासन में सबको भागीदार दिया। मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अभी हाल में ही उनकी पार्टी के संगठन के चुनाव होने वाले, क्या श्रीमान अखिलेश यादव जी ये पहल करेंगे कि इन ओबीसी जातियों में से कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो जाए? क्या इस पहल को करेंगे? अगर वो ईमानदार हैं तो इन जाति वर्ग समूह में से किसी को क्यों नहीं अध्यक्ष बना देती? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात का एक जवाब एक 2 मिनट 2 सेकंड से कम समय में दे देता हूँ कि कम से कम अमित शाह की तरह संविधान में कानून बदल करके अपने बेटे की पुनरावृत्ति नहीं पार्टी करेंगे। का जो नेतृत्व है वो तो लगातार जो सबसे कमजोर, सबसे निचले तबके के लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जब 2014 में उन्होंने संसद में उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार इस देश के गरीब, दबे, कुचले, पिछले लोगों की जनाकांक्षाओं को समर्पित होगी, और उसको उन्होंने करके दिखाया। जो गरीब थे, जो पिछड़े थे, उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करके उनको बैंकों से, वित्तीय ठीक है हरीश जी, से जोड़ करके। हरीश जी बीच में रोकूंगी। उमाशंकर राजभर जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि क्या है, ये जातियों की महापंचायत में बहुत सारी चीजें निकलेंगी, जिसको जो करना है इलेक्शन के पहले करेगा, लेकिन ये आया प्रस्ताव, फिर खारिज हो गया, अब फिर महापंचायत हो रही है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इन जातियों का विकास होगा कि नहीं, मुद्दा ये है, और उस पर मुझे कुछ होता दिखता नहीं। अपनी बात रखिएगा। राखी जी, इस बात को ध्यान रखिए कि यह जो कॉन्सेप्ट लाए पिछड़ों इन जातियों को, जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर कोई लाया है तो जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे 2002 में, उन्होंने लाया, लेकिन उन्हीं जातियों को बहकाने के लिए माननीय मुलायम सिंह जो है उनको अनुसूचित जात में प्रस्ताव भिजवाते। अगर इनकी मंशा साफ रही होती, जो प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने लाया था सामाजिक न्याय की, अगर वही बात इनके हाथ में था, मुलायम सिंह जो कोई भी स्टेट जो है ओबीसी समाज को डिवाइड कर सकता है, जैसा सामाजिक न्याय समिति कहती है, जो माननीय नेता प्रकाश राजभर जी ने 2018 में इसको प्रस्तावित कराया, और डॉक्टर राघवेंद्र, जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में एक न्याय समिति बनी जो है, जिसकी रिपोर्ट आ गई। और वही बात माननीय मोदी जी का जो बार बार नाम ले रहे हैं, सच्चाई है कि 2018 2 अक्टूबर को माननीय मोदी जी ने एक रोहिणी कमीशन बैठाया है ओबीसी जातियों के ऊपर, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है 90 से लेकर के 2000 तक जो 27% आरक्षण है, अगर उसका कोई सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है तो समाजवादी के ही लोग ले रहे हैं, और इन्हीं बातों को डिवाइड करने के लिए जो है, चाहे रोहिणी कमीशन हो, सामाजिक न्याय समिति हो, यह झुंझुना समाजवादी के लोग जो है उनके हाथ में है नहीं, न करवा सकते हैं। केवल इन जातियों को यह झुंझुना दे रहे हैं कि आइए हम आपको अनुसूचित में डाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ करने वाले हैं नहीं। और यह जो अति पिछड़ी जातियां हैं, आने वाले समय में देखेंगे, आने वाले समय में जरूर देखेंगे। ठीक है, यह समझदार हो चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, वो तो खैर अब जनता जनार्दन है, और मुझे लगता है जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं उनको भी समझ में आता होगा। एक लंबा वक्त हो गया है, इलेक्शंस के टाइम पे ऐसे चीजें आती रहती है, पर करेंगे तो अच्छा होगा। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं सपा की कवायद है, जातियों की महापंचायत हुई है। महापंचायत में 17 जातियों की जो बात हुई है अनुसूचित जाति में परिभाषित करने की, और इसके लिए प्रस्ताव पहले भी अखिलेश यादव ने भेजा था, लेकिन वो खारिज हो गया था। क्या ये सफल हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती बनकर आएगा? ये देखना वाकई आगे दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।